स्टार्ट करते हैं एक और नई कहानी। बेइंतहा इश्क भाग 1। मुंबई शहर के एक लग्जरियस क्लब के अंदर एक प्राइवेट रूम में काफी ज्यादा शांति पसरी हुई थी। वही रूम के बाहर जहां लोग बेसुध और नशे से थिरक रहे थे और हर तरफ लाउड स्पीकर का शोर था, वहीं उस कमरे के अंदर काफी ज्यादा सीरियस माहौल बना हुआ था। उस कमरे में पड़े हुए सोफे पर आमने सामने दो लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक सोफे पर काफी ज्यादा बना की खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस के ऊपर लॉन्ग कोट पहना रखा था, पैरों में ब्लैक कलर के बूट्स को डाल रखा था, चील जैसी काली गहरी आंखें, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक और खुले हुए घने बालों में वह काफी ज्यादा बना की खूबसूरत लग रही थी। साथ ही दूसरी तरफ एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था। उसने एक वाइट कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। इस वक्त उस लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा था। वहीं उस लड़की का चेहरा बिल्कुल भी एक्सप्रेशनलेस था और वह उस लड़के को घूर कर देख रही थी। उसे अपने आप को इस तरीके से देखते हुए देखकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नैन्सी, अंडरवर्ल्ड की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की पावरफुल वॉइस, क्या आपको मेरी डील मंजूर है या फिर नहीं? उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बल्कि उसने अपनी शांत आवाज में कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस घटिया चाल में फंस जाऊंगी, और यह जानते हुए भी कि आखिरकार मैं हूं कौन? और उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पैर को दूसरे पैर पर रख लिया। वह इस वक्त किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में दुनिया को जीतने का जुनून और खुद पर गुरूर को साफ देखा जा सकता था। वहीं जब उस लड़के ने उसकी कही हुई बात सुनी तो वह जैसे सदमे में आ गया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो नैन्सी, मेरे साथ कोई चालाकी करने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुम्हें ये रिंग चाहिए तो मुझे मुझे तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा है ही नहीं। उसकी बात सुनकर नैन्सी वैसे ही बैठी रही और उसके चेहरे पर अभी भी एविल मुस्कुराहट ही थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर उस लड़के के दिल में बेचैनी जैसे बढ़ती ही जा रही थी। वहीं नैन्सी ने अपने कोट में से एक गन को निकाला और फिर उसे घुमाते हुए शांत आवाज में कहा, क्या सच में तुम्हें अभी भी मेरे साथ चालाकी करनी है? इस पर वह लड़का अपनी डरती हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपनी नजरों को वहां रखी कॉफी टेबल पर रखे हुए बॉस की तरफ देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक्चुअली वहां पर उन दोनों के बीच में एक अंगूठी के लिए एक डील होने वाली थी। वह अंगूठी 36 कैरेट डीप ब्लू डायमंड की बनी हुई थी। वह एक रॉयल फैमिली की पुश्तैनी अंगूठी थी, जो कि काफी ज्यादा पुरानी और काफी नायाब थी। इस अंगूठी के पीछे न जाने कितने लोग पड़े हुए थे और सभी इस अंगूठी को पाना चाहते थे, क्योंकि बताया जाता है कि वह अंगूठी काफी रहस्यमय है और अपने अंदर काफी ज्यादा रहस्य छुपाए हुए हैं। लेकिन यह रहस्य क्या है, यह किसी को नहीं पता था। इस अंगूठी की कीमत 10 करोड़ डॉलर की थी। अगर इस अंगूठी की कीमत के बारे में कोई सुनता तो वह सदमे में ही चला जाता। इस अंगूठी को नैन्सी लेने वाली थी और पहले से ही यह डील हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आने पर वह आदमी अपनी कही हुई बात से ही पलट गया और वह उस अंगूठी की दुगनी कीमत मांगने लगा था। तभी उस आदमी की आंखों में जो डर था वह एकदम से गायब हो गया और वह हंसते हुए नैन्सी की तरफ देखने लगा। वहीं जब नैन्सी ने उसे देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने गन को घुमाना बंद कर दिया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। दरवाजा खुलने की आवाज को सुनकर उस लड़के ने अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखा। नैन्सी ने उस तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा, जैसे कि वह जानती हो कि दरवाजे पर अंदर कौन आया होगा। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा हुआ था, जो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके सामने वहां पर बैठा हुआ आदमी भी कुछ नहीं लग रहा था, वह इतना ज्यादा हैंडसम था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा छड़ाए हुए, जिसके कारण उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। वह अंदर आते हुए नैन्सी की तरफ देखते हुए अपनी शांत और कोल्ड वॉइस में बोला, बॉस, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर होने की इंफॉर्मेशन किसी ने पुलिस को दे दिया है। पूरी क्लब को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है और जैसे ही
उसकी कही हुई बात को नैन्सी ने सुनी, वैसे ही उसके चारों तरफ से एक खतरनाक ऑरा निकलने लगा। वह समझ गई थी कि जरूर इस पुलिस को इंफॉर्मेशन देने की पीछे उस लड़के का ही हाथ है, जिसके कारण वह अपनी लाल आंखों से उस लड़की की तरफ देखने लगी। वहीं नैन्सी को देखकर उस लड़की के चेहरे से हंसी गायब हो गई। पूरे अंडरवर्ल्ड में हर कोई जानता था कि नैन्सी को जिस चीज से सख्त नफरत है वह है झूठ और धोखे से। अगर कोई भी उसके साथ इन दोनों में से एक भी चीज करता है तो वह उसका वह हाल करती है, जिसके बारे में सुनते ही किसी की रूह कांप जाती है, जिसके कारण उस लड़की की भी डर से हालत खराब होने लगती थी। वहीं उस आए हुए लड़के ने जल्दी से कहा, नैन्सी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना है। उसकी यह बात सुनते ही कमरे में गोली चलने की आवाज गूंज उठी और वह लड़का वहीं सोफे पर ढेर हो गया। नैन्सी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर मुझसे पंगा लोगे तो जान तो जाएगी ही। आखिरकार मुझे धोखा देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? यह कहकर ही उसमें से अपनी गन की सारी गोलियां उस लड़के के शरीर में उतार दी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वहां पर रखे हुए बॉक्स को उठाया और जल्दी से वह दोनों वहां से निकल गए। रात का समय, समुद्र के बीचों बीच एक प्राइवेट शिप चल रहा था। उसी शिप पर नैन्सी और वही लड़का जिसका नाम ऋषभ था, वह दोनों आमने सामने चेयर पर बैठे हुए थे। साथ ही वहां पर चारों तरफ ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वहीं उन दोनों ने ही अपने हाथ में वाइन के गिलास को लिए रहे हुए थे और आपस में बातें किए जा रहे थे। वहीं नैन्सी इस वक्त बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी लग रही थी। शायद यही प्यार का जादू था, जहां वह दुनिया के सामने हार्टलेस, क्रूअल और काफी डेंजरस पर्सनालिटी में रहती थी, जिससे पंगा लेने से पहले कोई भी हजार बार सोचता था। वहीं इस वक्त एक अलग ही पर्सनालिटी के अंदर थी। वह अपनी आंखों में प्यार को लिए हुए सामने बैठे ऋषभ को देखे जा रही थी। वह उस लड़के की काफी ज्यादा प्यार करती थी। वह उसके लिए सब कुछ था। वह इस लड़के के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह किसी भी हद तक जा सकती थी। वह काफी प्यार से ऋषभ को देखे जा रही थी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ी हुई और फिर समुद्र की तरफ देखते हुए बोली, ऋषभ, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए? यह सुनते ही ऋषभ, जो कि नैन्सी की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वह नैन्सी की तरफ देखने लगा। इस पर नैन्सी उसकी तरफ बिना देखे बोली, हमें लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे ही सीक्रेट रिलेशनशिप में रहेंगे? यह कहते हुए नैन्सी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वहीं उसे यह सुनते ही ऋषभ ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली और जैसे ही नैन्सी ऋषभ से कुछ बोलने के लिए मुड़ी, वैसे ही वह अपनी जगह पर जैसे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई, क्योंकि ऋषभ ने उसके सामने अपने हाथों में एक गन को लिए खड़ा हुआ था। साथ ही वहां पर खड़े सभी लोग बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी अपनी गनों को नैन्सी के ऊपर ही कर रखा था। नैन्सी यह देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन से पूछा, ऋषभ, क्या मजाक है? यह इस पर ऋषभ ने कोल्ड वॉइस में कहा, कोई मजाक नहीं है, सब सच है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं बस तुम्हारी पोजीशन चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया और तुम्हें विश्वास दिलाया और तुम्हें प्यार हो गया, और वह भी इस कदर कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। लेकिन यह सब कुछ बस एक नाटक था, इसीलिए यह मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। उसकी कही बातों को सुनकर नैन्सी के दिल में कई सारे टुकड़े हो गए थे, जिसे वह अपने चेहरे पर बयां नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं बदले थे, लेकिन उसके दिल में तेजी से दर्द हो रहा था। वह काफी ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन वह कुछ भी दिखाना नहीं चाहती थी। वह बस गौर से ऋषभ की तरफ देख रही थी, वह जिससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह आज उसकी ही जान लेने को तैयार था। उसका सब भरोसा टूट गया था। वह उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी, जिसके कारण ही उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। वही मुस्कुराहट को देखकर ऋषभ को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, नैन्सी, वह रिंग मुझे दे दो। उसकी यह बात सुनते ही नैन्सी ने बिना कुछ बोले अपनी जैकेट से एक बॉक्स को बाहर निकाला और सबकी तरफ आगे कर दिया। यह देखकर सबको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि नैन्सी ने इतनी आसानी से उसे यह रिंग दे दी, लेकिन यह देखकर उसने जल्दी से बॉक्स को ले लिया और उसे खोला, लेकिन उसमें वह रिंग नहीं थी, बल्कि उसमें वो दूसरी रिंग थी। यह देखकर ऋषभ गुस्से से बौखला गया और जब उसने सर उठाकर देखा तो नैन्सी
अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को लिए हुए सीलिंग पर बैठी थी। उसके हाथ में वही रिंग थी। उसने मुस्कुराते हुए ऋषभ की तरफ देखकर कहा, एक्चुअली उस बॉक्स में जो रिंग है ना, उससे मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब तुमने मुझे धोखा दे ही दिया है। वैसे तुम्हें बताऊं ऋषभ, अगर तुम्हें ये सब चाहिए था तो तुम मुझे बस एक बात बोल देते, मैं खुशी खुशी तुम्हें ये सब कुछ दे देती। लेकिन अफसोस कि तुमने ये रास्ता चुना और मुझे धोखा दिया, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। तुम्हें ये रिंग चाहिए थी ना। और उसने यह कहते हुए उस रिंग को जल्दी से अपने मुंह के अंदर डाल लिया और उसे जल्दी से निगल गई। यह देखते ही ऋषभ गुस्से से चिल्लाया, नैन्सी। और वह जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह नैन्सी को पकड़ भी पाता उससे पहले ही वह समुद्र में कूद चुकी थी। यह देखकर ऋषभ जैसे पागल हो गया और वह गुस्से से चिल्लाया, नैन्सी यू ब्लडी हेल। और उसने समुद्र में घी गन खाली कर दिया, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वहीं समुद्र के अंदर नैन्सी अपनी आंखों को बंद किए और समुद्र के पानी में नीचे डूबती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था कि किस तरीके से वह माफिया क्यों बनी थी और किस तरह से उसे ऋषभ से प्यार हुआ था। वह आज के से तरीके से उसे धोखा दिया, यही सब उसकी आंखों के सामने किसी सीन की तरह चल रहा था और उसकी सांसें रुकती जा रही थी। तभी उसके शरीर के अंदर से ब्लू कलर की किरणें निकलने लगी। वह किरणें किसी ब्लू डायमंड की किरणों की तरह लग रही थी। उन्होंने नैन्सी को चारों तरफ से घेर लिया और एक सुंदर से फूल की आकृति से डिजाइन बन गई थी। तो क्या था ये? क्या नैन्सी बच पाएगी या फिर वह अपनी जान गंवा बैठेगी? क्या वह अपना बदला पूरा कर पाएगी? और क्या था इन करोड़ों का राज? तो जानने के लिए पढ़ते रहिए रीवर्थ ऑफ माफिया क्यों। एक बड़ी से रूम के अंदर बड़ी से किंग साइज बेड पर एक लड़की शादी का जोड़ा पहने हुए बेसुध सी लेटी हुई थी। उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वह सो रही है या फिर बेहोश है। उसके लेटे होने का ढंग भी काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। वहीं वह रूम देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसे काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था, जैसे ही शादी की फर्स्ट नाइट को किया जाता है। हर तरफ रूम में कैंडल लाइट जल रही थी और जमीन पर बलून बिखरे हुए थे। तभी अचानक बेड पर जो लड़की लेटी हुई थी उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। नैन्सी की आंखें खुलते ही वह अचानक से ही अलर्ट हो जाती है और बिना देरी करते हुए जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसने इस वक्त सुर्ख लाल रंग के शादी का जोड़ा पहन रखा था और वह उस शादी के जोड़े में काफी बला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जिसे कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। 5 फुट 8 इंच की हाइट, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काजल से सनी हुई आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों के समान सुर्ख गुलाबी होंठ और जोड़े से मैचिंग करते हुए पहनी हुई ज्वेलरी में वह कमाल लग रही थी। वह इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, जिसके कारण वह जल्दी से अपनी नजरों को इधर उधर करके यह जानने की कोशिश करने लगी कि आखिरकार वह है कहाँ पर। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा डर था और चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसकी दिल की धड़कनें भी इस वक्त काफी ज्यादा तेज थी और वह बुरी तरीके से हाँफ रही थी। जब उसने कमरे को देखा तो उस रूम की डेकोरेशन को देखकर एक पल के लिए वह बेड पर ही बैठे बैठे ही जम गई। वह बार बार अपनी नजरों को पूरे कमरे में दौड़ाए जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह है कहाँ पर। उसने इधर उधर कमरे में देखते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं तो समुद्र के बीचों बीच थी ना। अगर वहां पर थी तो यहाँ पर कैसे आई? और फिर से उसकी आंखों के सामने वही सीन आने लगा जब ऋषभ ने उसे धोखा दिया था, जिसके कारण उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। लेकिन इस वक्त वह यह पता लगाना चाहती थी कि यहाँ पर वह आई कैसे, जिसने उसने खुद पहले इधर उधर देखा और फिर उसने खुद को जब शादी के जोड़े में देखा तो वह चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और हैरानी से उस शादी के जोड़े को देखने लगी। और जल्दी से वह मिरर के पास पहुंची और मिरर में खुद को देखने लगी। जब उसने खुद को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। यह देखकर उसने फिर से मिरर में देखा और फिर अपने चेहरे को छुआ। वह बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई थी। मिरर में जो चेहरा था वह नैन्सी से बिल्कुल अलग, लेकिन यह चेहरा भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। वह भी शादी के जोड़े में बला के खूबसूरत लग रही थी। उसने असमंजस के साथ कहा, ये चेहरा, ये लड़की कौन? उसकी यह बोलते ही उसके दिमाग में लगा हुआ यादों का ताला जैसे एकदम से खुल गया।
और जैसे उसके दिमाग में उस लड़की से रिलेटेड कई सारी यादें आने लगी। वह जिस लड़की के शरीर के अंदर थी, उस शरीर की मालकिन का नाम भी नैन्सी ही था, लेकिन चेंज था तो बस उन दोनों का सरनेम। जहाँ अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन नैन्सी राजवंश थी, और वह नैन्सी जो कि सामने थी, उसका नाम नैन्सी बंसल था। बंसल खानदान शहर का जाना माना नाम था, और उसी खानदान की छोटी बेटी थी नैन्सी बंसल। लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वह नैन्सी बंसल खानदान की बेटी है, क्योंकि उसके पिता पुनीत बंसल की वह एक नाजायज औलाद थी, जिसके साथ उस खानदान में नौकरों से भी बदतर बिहेव किया जाता था। किसी को भी वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी माँ जन्म देते ही उसे छोड़कर चली गई थी। बदनामी की डर से वह लोग कभी भी उसे सामने नहीं लेकर आए। उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन उसकी खूबसूरती को देखकर हर वक्त उसके साथ बद से बदतर व्यवहार करती थी, और उसे हर वक्त टॉर्चर ही सहन करना पड़ता था, जिसके कारण वह हमेशा ही डरी सहमी सहमी सी रहती थी, जिसके किसी के सामने मुंह खोलने की आज तक हिम्मत नहीं होती थी, और ना ही वह अपने लिए कोई भी स्टैंड ले पाती थी। वह नौकरों की तरह ही पूरी बंसल खानदान में काम किया करती थी, लेकिन जहाँ पर नौकरों को सैलरी दी जाती थी, वहीं पर नैन्सी को मुश्किल से दो वक्त की रोटी नसीब होती थी। कभी कभी उसे खाना दिया जाता ही नहीं था, जिसके कारण वह भूखे ही सो जाती थी। वैसे तो बंसल फैमिली एक नामी गिरामी फैमिली थी, जो कि मुंबई के टॉप 10 में आती थी, लेकिन अचानक से ही पुनीत बंसल की कंपनी बंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके कारण उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, और अपनी कंपनी को वापस स्टेबल करने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसके कारण उन्होंने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदित्य ओबरॉय, जिसे बिजनेस इंडस्ट्रीज का बादशाह कहा जाता था, जो कि पूरी एशिया पर राज करता था, वह इतना पावरफुल था कि उसके आगे हर कोई थर थर कांपता था। उनसे ही पैसे लेने के बारे में सोचा, जिस पर उन्हें पैसे तो मिल गए थे, लेकिन उनकी कंपनी पर भी अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाई थी, और वह लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे। लेकिन पुनीत जी के पास इतने पैसे नहीं थे, और ना ही वह उन्हें पैसे दे पाते, जिसकी वजह से आदित्य ओबरॉय ने पुनीत जी के सामने यह शर्त रखी कि वह उनसे एक भी पैसा वापस नहीं लेगा, बल्कि वह उसकी कंपनी को अच्छी तरीके से स्टेबल भी कर देगा, लेकिन उनकी बेटी की शादी उससे होनी चाहिए। यह सुनते तो पुनीत खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गए थे। अब क्यों नहीं होंगे? एशिया के सबसे बड़ा अब पावरफुल बिजनेसमैन का साथ उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो वह क्यों ही खुश नहीं होंगे। साथ ही यह शर्त भी थी कि शादी की सिगरेट रखा जाना था, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया था। और जिस दिन शादी थी, उनकी बेटी उनकी से घर से भाग गई। अगर यह बात आदित्य को पता चलती तो पता नहीं वह क्या करता, और इसी डर की वजह से उन्हें ना चाहते हुए नैन्सी को जबरदस्ती मंडप में बैठा दिया। उन्हें पता था कि आदित्य ओबरॉय ने उनकी बेटी को नहीं देखा है, जिसके कारण उसे भी कोई शक नहीं होगा कि यह नैन्सी ही है, या फिर उनकी नाजायज बेटी कीर्ति, जिसके कारण उसकी शादी नैन्सी के साथ हो गई थी। लेकिन जो सबसे असमंजस की बात यह थी कि आदित्य ने एक बार भी नैन्सी की तरफ नहीं देखा था। उसका चेहरा तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसे लग रहा था जैसे कि वह शादी बस मजबूरी में कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब वह शादी करके ओबरॉय पैलेस पहुंचे, तो नैन्सी को आदित्य के कमरे में किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर उसकी फर्स्ट नाइट के लिए बैठा दिया गया था। वह कमरे में बैठी हुई थी कि तभी कोई नकाब पुरुष उसके कमरे की खिड़की से कमरे के अंदर आया, और उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर, चेहरे पर भी ब्लैक कलर का मास्क, सिर पर ब्लैक कलर की कैप थी, जिसके कारण उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह लड़की है या फिर लड़का। नैन्सी घूंघट ओढ़कर बैठी थी, जिसके कारण उसे भी कुछ नहीं पता था। वहीं जब नकाब पुरुष उसकी तरफ बढ़ा, और उसने वहां पर रखा हुआ पिलो को उठाया, और एक झटके के साथ उसने उस पिलो को नैन्सी के चेहरे के ऊपर रख दिया, जिसके कारण नैन्सी छूटने के लिए अंदर ही अंदर झटपटाने लगी। लेकिन वह उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वह खुद को बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पा रही थी, और बस अपने हाथ में पैर चलाए जा रही थी। वहीं वह नकाब पुरुष तब तक उसके चेहरे पर पिलो रखा रहा, जब तक नैन्सी का झटपटाना आना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद नहीं हो गया। और यह सब याद आते ही नैन्सी समझ गई कि वह लड़की मर चुकी है, और अब उस शरीर की मालकिन वह खुद है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मारने वाला था कौन। आखिरकार उसकी नैन्सी से क्या दुश्मनी हो सकती है। साथ ही उसे यह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वह मर रही थी, और उसका फिर से पुनः जन्म हो गया था,
और वह इस शरीर में आ गई, लेकिन वह जिंदा कैसे हो गई? उसके दिमाग में ऐसे ही कई सारे सवाल चल रहे थे और वह कंफ्यूज होकर आईने की तरफ देखे जा रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़र उसके हाथ में पहनी हुई उस रिंग पर पड़ी, क्योंकि अचानक से उसका हाथ चमकने लगा था, जिसके कारण उसकी नज़र उस तरफ चली गई। जब उसने वहां पर उस रिंग को देखा तो उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह वही डीप ब्लू डायमंड से बनी हुई रिंग थी जिसके साथ उसकी डील हुई थी। और उस रिंग को देखते ही नैन्सी शॉक हो गई थी और वह उस रिंग की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने तो उस रिंग को अपने मुंह के अंदर डाल लिया था, यानी कि वह उसके पेट के अंदर होनी चाहिए थी, तो फिर वह उसके हाथ में कैसे आ गई? यह सोचते हुए उसे याद आया कि इस रिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी थीं कि वह रिंग काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय रिंग है, जिसके कारण उसे समझ में आने लगा था कि आखिरकार वह जिंदा कैसे हो गई। और अगर वह आज जिंदा है तो बस उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही रिंग है और वह और कुछ भी नहीं। और यह सब समझ आते ही वह पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब फिर से वही सब चल रहा था कि किस तरीके से ऋषभ ने उसके साथ धोखा किया था और सब अब उसे धोखा का बदला तो लेना ही पड़ेगा। उसकी आंखें अब गुस्से की वजह से लाल हो गई थी, साथ ही उसे इस बात की काफी ज्यादा खुशी भी हो रही थी कि उसे एक बार फिर से मौका मिला था और वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। उसने यह फैसला कर लिया था कि जिसने भी नैन्सी वंसल को मारा था उसका भी वह पता लगा कर ही रहेगी, साथ ही जिसने भी उसे परेशान और तंग किया था उसका भी वह बदला लेकर रहेगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि वह कहाँ पर खड़ी हुई है। उसकी शादी हो चुकी है और आज उसकी फर्स्ट नाइट है। यह याद आते ही उसका मुंह बंद हो गया। उसका शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वह यह सारी किसी भी हाल में निभाने वाली थी। उसने फैसला किया कि वह यहाँ से भाग जाएगी इससे पहले कि कोई इस रूम के अंदर आए, जिसके कारण वह जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ी और दरवाजा खोलकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसने जिस तरीके से दरवाजे को खोला था वैसे ही बंद कर लिया, क्योंकि शायद दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सब जब उसने हल्के से दरवाजे को खोलकर बाहर देखा तो वहां उसकी तरफ पीठ किए हुए एक आदमी खड़ा हुआ था और वह सामने खड़े हुए दूसरे लड़के से कुछ बात कर रहा था। यह देखकर नैन्सी सुनने की कोशिश करने लगी कि वह क्या बात कर रहा है और है ये है कौन। उस लड़की को यहाँ से हमारे पुराने पैलेस पर शिफ्ट करो, और वह भी अभी के अभी। और ध्यान रहे हमारी शादी हुई है, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और ना ही मैं उस लड़की को बिल्कुल भी देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ अभी कभी भी वह लड़की गलती से भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना। और उसे अभी के अभी यहाँ से वहाँ से शिफ्ट करोगे। फास्ट, गो फास्ट, अंडरस्टैंड? उस लड़के ने अपने सीरियस और कोल्ड वॉइस में सामने खड़ी लड़की से कहा, लेकिन बॉस वह आपकी वाइफ है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आप उन्हें पुरानी पैलेस में रहने की बात कर रहे हैं? आपको लगता है वह जगह रहने की है? उस लड़के ने काफी मशक्कत करते हुए उस लड़के से सवाल पूछा था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके बॉस अपनी होने वाली वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। चिराग, तुमसे जो कहा गया है ना वही करो, ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने उससे शादी क्यों की है ये बात तुम भी काफी अच्छी तरीके से जानते हो, इसीलिए चुपचाप से वह करो जो कहा गया है। उसने उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहा और यह कहने के बाद वह गुस्से से वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं चिराग वहीं पर खड़ा हुआ काफी असमंजस के साथ अपने जाते हुए बॉस की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर झिझक को साफ देखा जा सकता था। वहीं चिराग वहीं पर खड़ा हुआ काफी असमंजस के साथ अपने जाते हुए बॉस की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर झिझक को साफ देखा जा सकता था। वहीं जब नैन्सी ने उस लड़के की कही हुई बातों को सुना और चिराग का नाम सुना तो वह समझ गई कि शायद जिस लड़के ने यह सब कुछ बोला है वह आदित्य ओबरॉय था। हाँ, नैन्सी ने भी आदित्य को नहीं देखा था। वह ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि चिराग उसका ही पर्सनल असिस्टेंट है और इसका इस तरीके से बॉस कहना यानी कि वह आदित्य ओबरॉय ही था। लेकिन अब इसके दिमाग में उसके द्वारा की गई बात चल रही थी और उसने अपने मन में कहा, इस लड़की का कहने का क्या मतलब है, यानी कि इसे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब इससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब वह अपना काम भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है।
और उसके दिमाग में ऐसे ही बहुत सारे कुछ सवाल चलने लगे थे, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वह यहाँ से भागेगी। वैसे ही वह भाग कर कहाँ जाती? अभी उसके पास कुछ था भी तो नहीं, ना ही कोई परिवार था, ना ही वह अभी स्ट्रांग थी और वह किसी से लड़ सके। उसका ये शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, अगर किसी ने एक थप्पड़ भी मारा तो वह झेल भी नहीं पाएगी। इसीलिए उसने यह फैसला लिया कि वह पहले खुद को मेंटली और फिजिकली और पावरफुल बनाएगी और उसके बाद ही वह सभी से अपना बदला लेगी। अब क्या होगा आगे? कैसे लेगी नैन्सी अपनी मौत का बदला? और किसने नैन्सी बंसल को मारा था? आखिरकार उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कमरे में गेट से लगकर खड़ी हुई नैन्सी के दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल चल रहे थे। साथ ही उसने यह भी डिसाइड कर लिया था कि वह क्या करेगी और किस तरीके से करेगी। वह खड़ी खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया, जिसके कारण अचानक से वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, वह बाहर आ गई। उसने सेंस से आने के बाद दरवाजे की तरफ देखा और फिर वह एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को खोल दिया तो वहां पर अपने सर को झुकाए हुए चिराग खड़ा था। आई एम सॉरी मैडम, मुझे पता है कि आप बॉस का वेट कर रहे हैं, लेकिन वह यहाँ पर नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने आपको दूसरे प्लेलिस्ट में शिफ्ट होने के लिए कहा है। हमें नहीं पता कि बॉस ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आपको वहीं पर शिफ्ट करना होगा। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि आपको बता दें कि आप उनसे कोई भी उम्मीद न रखें। उन्होंने ये शादी बस एक रीजन की वजह से की है, उसके अलावा उन्हें इस शादी में कोई मतलब नहीं है। ना तो वह कभी आपके पास आएंगे, ना ही आप उन्हें देख सकती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ रहने और किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने अपने सर को झुकाए हुए काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा, साथ ही अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था, जिससे साफ साफ समझ आ रहा था कि वह यह बोलते हुए काफ़ी शर्मिंदा फील कर रहा है। वहीं उसकी कही हुई बात सुनकर नैन्सी को यह सब काफ़ी बोरिंग लग रहा था। उसने अपने मन में गुस्से के साथ कहा, मतलब रखना भी किसको है? बोल तो ऐसे रहे जैसे कि यह सुनकर मैं मर ही जाऊंगी। तुम्हारे बॉस को मुझसे कोई मतलब नहीं है, वही सही है। ना मुझे तुम्हारे बॉस में इंटरेस्ट है, ना शादी और ना किसी चीज में। मैं अगर यहाँ पर रुकी हूँ तो बस यहाँ पर रहने के लिए, उसके अलावा मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर उसने खुद से गुस्से से शांत किया, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहाँ जाना है बस ये बताओ। नैन्सी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। वहीं जब चिराग ने अपनी मैडम की कही हुई बात सुनी तो वह अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया, और वह इतनी जल्दी कैसे मान गई। उसे वह तो लगा था कि शायद वह बिल्कुल भी नहीं मानेगी, लेकिन हुआ तो उसकी सोच से बिल्कुल उलट था। उन्होंने बस एक कहने पर ही उसकी बात को मान लिया था। क्या चलें? और फिर यह कहने या फिर यही रहने का इरादा है? नैन्सी ने उसे वहीं पर खड़े हुए देखकर अपनी तिरछी निगाहों के साथ कहा, नहीं नहीं, चलिए मैडम। चिराग ने जल्दी से उसकी बात को सुनकर सक पकाते हुए कहा और इसमें अपने हाथ को दूसरी तरफ चलने का इशारा किया, जिस पर नैन्सी एक अलग ही अंदाज के साथ उस तरफ बढ़ गई। वह इस वक्त पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड की क्वीन की तरह चल रही थी। वहीं उसकी सख्त आवाज़ और उसके अंदाज को देखकर चिराग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब उसके बॉस ने इस लड़की से शादी की थी तब वो ऐसे थर थर काँप रही थी कि घूंघट घुटन के अंदर होने पर भी उसकी कपकपाहट को साफ महसूस किया जा सकता था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वह काफ़ी डरी और सहमी है। लेकिन जब वह उसे दूसरी बार कुछ ही घंटों बाद देख रहा था तो वह बिल्कुल किसी दूसरे ही पर्सनालिटी में नजर आ रही थी, जैसे कि घूंघट के अंदर जो थी वह कोई और था और ये कोई और। चिराग वहीं पर खड़ा हुआ जाती हुई नैन्सी की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। अगर तुम्हारा घूरना हो गया हो तो क्या हम चलें? नैन्सी ने गुस्से से पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, यस मैडम, चलिए। चिराग ने जल्दी से अपनी सक पकाते हुए आवाज में कहा। नैन्सी की आवाज से वह एक पल के लिए डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह नैन्सी नहीं बल्कि उसके बॉस ने बोला, क्योंकि उसके बॉस भी बिल्कुल उसी कॉल्ड और सीरियस वॉइस में बोलते थे। लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को झटक दिया कि वह ना जाने क्या क्या सोच रहा है, और वह नैन्सी को वहां से ले जाने लगा। साथ ही उसने वहां पर काम कर रहे मेड को नैन्सी का सामान लाने को बोल दिया
वह पैलेस उस घर से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह उसे पैदल ही लेकर जा रहा था। वहीं उस तरफ जाते हुए नैन्सी चारों तरफ देखते हुए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ये देख रही थी कि वहाँ पर कितनी टाइट सिक्योरिटी है और अगर वहाँ से जाना चाहे तो कहाँ से जा सकती है। वह भी किसी और को बिना बताए उसकी आंखें किसी चील की तरह चारों तरफ दौड़ाई जा रही थी। साथ ही वह इधर उधर देखते हुए यह भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गई थी कि यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है और वह इतनी है कि यहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मान सकता। वहाँ पर हर तरफ ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेन दिखाई दे रहे थे। वह सब नैन्सी को देखते हुए अपना सिर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन नैन्सी बस उन्हें देखे जा रही थी और आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम की खिड़की के पास में खड़ा हुआ आदित्य ओबरॉय अपनी तीखी नज़रों से उस तरफ ही देख रहा था। आदित्य ओबरॉय पूरे एशिया का जाना माना नाम था। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री जैसे उसकी मुट्ठी में थी और उस इंडस्ट्री पर किंग की तरह राज किया करता था। 5 फुट 9 इंच की हाइट, बदन पर ग्रे कलर का 3 पीस बिजनेस सूट, काली गहरी आंखें, एक्सप्रेशनलेस चेहरा, परफेक्ट बॉडी फिगर, अगर कोई देखे तो उस पर फिदा ही हो जाए। और वैसे भी उसके ऊपर तब पूरी मुंबई की लड़कियां जैसे मरती थी। लेकिन ये बात सभी को पता थी कि आदित्य ओबरॉय को लड़कियों से सख्त नफरत है। वह किसी भी लड़की की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखता था। साथ ही अगर कोई भी लड़की अगर उससे सेड्यूस करने की कोशिश करती तो वह उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता था। लेकिन आज उसने एक लड़की से शादी की थी और इसीलिए क्योंकि उसकी फैमिली उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, वरना ना जाने उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही किसी भी लड़की में। अपने दादाजी की आगे इच्छा पूरी करने के लिए उसने इस लड़की से सीक्रेटली शादी की थी और ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं लाना चाहता था। उसके हाथों में ब्रांडेड वॉच और पैरों में ब्लैक कलर के ब्रांडेड शूज पहने हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की जेब में डाल रखा था और खिड़की से उस तरफ ही देखे जा रहा था जिस तरफ से नैन्सी जा रही थी। उसे नैन्सी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस उसे पीछे से ही ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। उसे भी ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वह लड़की बस एक बार में ही मान गई थी और उसके हाव भाव को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे इस तरीके से इधर उधर देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने नैन्सी को पीछे से ही देखते हुए मन ही मन कहा, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। मंडप में अलग और यहाँ पर अलग, और इसका इस तरीके से देखना, कहीं पुनीत बंसल ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली है ना। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं उसकी कंपनी और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मेरे साथ चालाकी करने का उसको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। और उसे देखते हुए उसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गईं और फिर वह वहाँ से अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गया और वहाँ पर रखा हुआ अपने फ़ोन को उठाया और किसी का नंबर डायल किया। नंबर डायल करने के बाद जब उधर से किसी ने कॉल को रिसीव किया तो उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपने काम में लग गया। असिस्टेंट नैन्सी को लेकर एक बड़े से बंगले के अंदर लेकर जाता है। जब नैन्सी उस बंगले को ध्यान से देखती है तो वह बंगला किसी भूतिए बंगले से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ धूल और मिट्टी बिछे हुए थे, साथ ही जगह जगह पर मकड़ी के जाले बने हुए थे। यह देखकर नैन्सी की आंखें छोटी हो गई थीं। वहीं असिस्टेंट को यह सब देखकर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि वह भी उस बंगले को देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि कोई यहाँ पर कैसे रह सकता है और उसके बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई अपनी वाइफ को ऐसी जगह पर रहने के लिए कैसे बोल सकता है। उनके साथ इतनी लग्जरियस पैलेस है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए कहा है, जिसकी वजह से ही वह अपने बॉस को मन ही मन काफी कुछ सुना भी रहा था। लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने पीछे मुड़कर नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, बस 1 घंटे में सब कुछ क्लीन और साफ सुथरा हो जाएगा। जिस पर नैन्सी ने कुछ भी नहीं कहा और वह इधर उधर देखती रही है। देखकर चिराग ने अपनी आंखों को शर्म से नीचे कर दिया। तब तक वहां पर मेड नैन्सी का सामान लेकर आ चुकी थी। उन्हें देखकर चिराग ने कुछ कह नहीं पा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने अपने फ़ोन की रिंग को सुना तो उसने जल्दी से पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला और कॉलर आईडी देखी तो एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि कॉलर आईडी पर उसके बॉस का नेम शो हो रहा था। उसे हैरानी से इस बात की हो रही थी कि उसके बॉस को पता है था कि वह नैन्सी को दूसरी तरफ शिफ्ट करने गया है, लेकिन फिर भी वह उसे कॉल कर रहे हैं, जिस पर
कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से कॉल को रिसीव किया, जिस पर उधर से आदित्य की सख्त आवाज सुनाई दी। तुम्हें वहां पर उसे छोड़ने के लिए कहा था, ना कि हर वक्त उसके साथ रहने के लिए। इसीलिए जल्द से जल्द स्टडी रूम में पहुंचो। जिस पर चिराग कुछ कहता उससे पहले ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था गया था। यह देखकर चिराग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फोन की तरफ देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि बॉस को एकदम से क्या हो गया। तभी उसे आदित्य की कही हुई बात याद आई, जिस पर उसने जल्दी से नैन्सी की तरफ देखा और रिस्पेक्ट के साथ अपने सिर को झुकाते हुए कहा, मैडम, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर चाहिए हो तो आप इनसे बोल सकती हैं। जिस पर नैन्सी ने फिर से कुछ नहीं कहा। यह देखकर चिराग ने मन ही मन कहा, अरे कुछ तो बोल ही सकती हो। मानता हूँ ये जगह रहने लायक नहीं है, लेकिन बॉस का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों? और जो है उसने मैट की तरफ देखते हुए कहा, 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अच्छे से साफ हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड? जिस पर उन्होंने जल्दी से डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखते हुए चिराग वहां से जल्दी से चला गया। वहीं नैन्सी घूरते हुए बस चिराग को ही देखे जा रही थी। वहीं वह सभी मेड अपने अपने काम में लग गई थी। जिस पर यह देखकर नैन्सी वहां के गार्डन की तरफ चली गई। उसने देखा कि वहां पर उस बिल्डिंग के बाहर काफी खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था। वह उस तरफ ही बढ़ गई और वहां पर बने हुए एक बड़ी सी झूले पर जाकर बैठ गई और धीरे धीरे झूलते हुए बंगले को बाहर से देखते हुए अपने मन में गुस्से के साथ कहा, आदित्य ओबरॉय, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी बीबी के लिए ऐसा घर देते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसके पास काफी लग्जरियस हाउस होंगे, लेकिन मेरे लिए ऐसा घर आखिरकार ये करना क्या चाहता है? और उसने शादी क्यों की जब उसे शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? ये बंदा भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन फिर उसने अपना सिर झटकते हुए कहा, लेकिन मुझे क्या करना है इससे, और मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में? वैसे भी ज्यादा दिन तो यहाँ पर रहना नहीं है, इसलिए मुझे ये सब कुछ एडजस्ट तो करना ही होगा। और आशा करूंगी कि मेरी मुलाकात उससे तो बिल्कुल भी ना हो, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगी। खैर, मुझे उसे छोड़कर अपनी गोल पर फोकस करना है। यह है बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा रहा था। हालांकि उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन यह सब होते हुए देखकर वह समझ गई थी कि वह कोई सपना नहीं देख रही थी, जिसके कारण उसे खुशी भी थी, साथ ही अपना एक मकसद भी मिल गया था। भगवान ने उसे एक मौका दिया था अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, और इसे वह ऐसे ही जाने नहीं देगी। उसकी पकड़ झोले पर मजबूत हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। वहीं ओबरॉय मैंसन स्टडी रूम के अंदर चिराग ने दरवाजे पर नॉक किया, जिस पर अंदर बैठे हुए आदित्य की आवाज कमिंग। उसके यह बोलते ही चिराग जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, आपने जो कहा था वह हो गया है। साथ ही वह एक बार कहने पर भी मान गए हैं। उसकी बात सुनकर आदित्य, जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, किसी गहरी सोच में लग रहा था। उसने अपने सिर सोच सोचते हुए हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर चिराग सोचने लगा कि आखिरकार बॉस की सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि आदित्य किसी भी कभी भी ऐसे ही सोच में नहीं डूबता था। वह जहाँ भी होता था बस काम ही काम किया करता था। उसके अलावा उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वह सोचने को छोड़कर अपने एक्शन पर ध्यान दिया करता था और दिन रात बस काम किया करता था। उसने ही दिन रात खून पसीना बहाकर ओबरॉय कॉरपोरेशन को एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया था। जब उसने उसे सोचते हुए देखा तो उसने हिम्मत करके पूछा, बॉस, क्या हुआ? आज आप किसी सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर आदित्य ने अपने सेंस में वापस आया और सीधे होकर बैठ गया। उसने चिराग की तरफ देखते हुए सीरियस वॉइस में कहा, इस लड़की के ऊपर ध्यान रखो, साथ ही बंसल फैमिली के ऊपर भी। और ये पता करो कि कहीं बंसल फैमिली ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला है ना। इस लड़की की हरकतें काफी ज्यादा अजीब है, इसीलिए पता करो आखिरकार चल क्या रहा है। उसने बॉस की कही हुई बात को सुनकर चिराग भी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जिस पर बिना कुछ सोचे उसने जल्दी से कहा, ओके बॉस, और वह वहां से निकलकर चला गया। वहीं आदित्य नैन्सी के बारे में सोचने लगा। साथ ही वह इस बात से आज खुद भी हैरान था कि वह आज किसी लड़की के बारे में इतना सोच रहा था, जिसकी वजह से वह अपने सिर को झटकते हुए खड़ा हुआ और सामने बाहर खिड़की की तरफ बैठ गया और वहां पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा, जिसकी वजह से उसकी नज़र गार्डन की तरफ चली गई और उसने देखा कि वहां पर
बने हुए झूले पर एक लड़की झूल रही है। उसकी पीठ उसके तरफ ही थी, जिसके कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर वह समझ गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि नैन्सी ही है। जिस पर वापस से वह उसके बारे में सोचने लगा और अपने मन में कहा, अगर तुम्हारे बाप ने मेरे साथ कोई भी चाल चली होगी ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। उसके अलावा मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हैरानी की बात है कि तुम एक बार में मुझसे दूर होने की बात मान गई। और फिर वह थोड़ी देर तक वैसे ही वहाँ पर देखता रहा और फिर वहाँ से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही 1 घंटे बाद उसके पूरे घर को क्लीन कर दिया गया था, तो नैन्सी वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। वह दोनों ही एक दूसरे के लिए किसी अनजान मुसाफिर की तरह थे, लेकिन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। लेकिन दोनों ही एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, ना ही एक दूसरे को रिश्ते को मानते थे, ना ही उन्हें ये पता था कि उनका रिश्ता कहाँ तक चलेगा। अब आगे देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या मोड़ आता है। दोनों ही एक दूसरे को जान पाएंगे या अलग हो जाएंगे। अगली सुबह ओबरॉय मैंशन के अंदर आदित्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वह अकेला ही उस डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और काफी शांति के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका एक एक मूव काफी स्मूथ लग रहा था और इस वक्त वह काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। उसने एक वाइट कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, बालों पर सलीके से सेट किए हुए था। वह इतना सुंदर लग रहा था कि उसकी मेड भी अपनी आंखें ऊपर तक करके बार बार उसकी तरफ ही देख रही थी। वह ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि तभी उसके पास आकर चिराग आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर भी साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस वक्त किस सोच में डूबा हुआ था, साथ ही वह काफी उलझन में हुआ भी था। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आदित्य ने उसकी तरफ बिना देखते हुए कहा, बताओ क्या पता चला है तुम्हें। जब उसकी कही हुई बात को चिराग ने सुनी तो उसने कंफ्यूजन के साथ कहा, बॉस। जिस पर आदित्य ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, हाँ बोलो। लेकिन चिराग ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। जब आदित्य ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो उसने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, अब बताओगी भी या नहीं। जिस पर चिराग ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, एक्चुअली बॉस, आपने कहा था ना कि बेंसल फैमिली के बारे में पता करो, तो हमें पता चला है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। एक्चुअली आपके साथ जिसकी शादी होने वाली थी वह पुनीत बंसल की नाजायज औलाद है, और जिसके साथ आपकी शादी होने वाली थी वह कोई और ने से प्यार करती थी और वह इसीलिए ही शादी होने से पहले ही भाग गई थी। लड़की के भागने के कारण आप उनके साथ कुछ करें ना, इसीलिए उन्होंने डर की वजह से अपनी नाजायज बेटी के साथ आपकी शादी कर दी। जब आदित्य चिराग की कही हुई बातों को सुना तो अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि आखिरकार पुनीत बंसल की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ धोखा करने की। लेकिन तभी उसे याद आया कि वैसे भी उसे शादी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो फिर उसकी शादी किससे भी हुई हो ये तो मैटर करता ही नहीं है। जिसकी वजह से उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर शांत भरे लहजे में कहा, और इस लड़की के बारे में पता चला। जिस पर चिराग ने आगे कहा, आपको तो पता ही है कि मैडम उनकी नाजायज बेटी है। उनकी माँ ने बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बदनामी के डर के कारण पुनीत बंसल ने मैडम को छुपा कर रखा था, जिसके कारण उनके साथ हमेशा ही वह सब लोग टॉर्चर किया करते थे। उनके साथ कभी भी उन तीनों ने अच्छे से व्यवहार ही नहीं किया और हमेशा उन्हें मारा और पीटा करते थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी डरी डरी और सहमी सी रहती थी। इसीलिए जिस दिन आपकी शादी उसके साथ हो रही थी उस दिन वह इसीलिए ही डरी हुई थी। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, इसीलिए बॉस मुझे लगता है कि मैडम सही हैं और उनसे आपको कोई भी खतरा नहीं है। उसकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य काफ़ी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और फिर उसकी बात को ख़त्म होने के बाद उसने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए अपने रोबदार लहजे में कहा, उस लड़की की इतनी तरफदारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसकी चाल और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वह वैसे भी डरी सहमी बताई जा रही है, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसीलिए उसे सीधा साधा और विक्टिम समझना बंद करो और उस पर नज़र रखो। अक्सर हम जो देखते हैं और सुनते हैं वह सच नहीं होता, और आज की डेट में इस दुनिया में हर किसी के दो चेहरे होते हैं। इसीलिए किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस पर अच्छे से नज़र रखो, साथ ही
यह कहते हुए उसकी आंखें अब गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उस पुनीत बंसल को मेरे साथ धोखा करने का अंजाम तो भुगतना ही होगा। मैं उसे ऐसा तो छोड़ नहीं सकता हूँ। आखिर उसे भी तो पता चले कि आखिर आदित्य ओबरॉय के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। ये कहते हुए उसने एक नैपकिन को लिया और अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ किया और फिर चेयर से खड़ा हुआ और फिर उसने वहां पर रखी हुई मेट की तरफ देखते हुए कहा, ये नाश्ता कर उसके लिए लेकर जाओ। साथ ही उसका अच्छे से ख्याल रखना और अगर कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना। और वह क्या कर रही है क्या नहीं, मुझे पल पल की खबर चाहिए, अंडरस्टैंड। जिस पर उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं यह देखकर आदित्य अपने कोट के बटन को लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं चिराग वहीं इसे हैरानी से जाते हुए देख रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसके बॉस किसी की केयर कर रहे थे, जिसके कारण वह कुछ सोच कर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसे याद आया कि उसके बॉस जा चुके हैं, जिसके कारण वह भी जल्दी से आदित्य के पीछे भागा। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी कमरे के अंदर उसकी आंखें खुली और वह मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर आज प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज काफी दिनों बाद काफी अच्छी नींद आई है, सुकून भरी नींद। और वह अपनी माफियाओं के दिनों को याद करने लगी कि वह दिन रात बस काम 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 में लगी रहती थी और उसके पास सोने तक का भी वक्त नहीं होता था। या फिर कह सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ को कभी जिया ही नहीं, हमेशा ही किसी न किसी चीज में व्यक्त ही रहती थी। और इस बार वह अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, वह भी खुलकर, जिसके कारण ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। लेकिन फिर उसे अपने साथ दिए हुए धोखे याद आने लगे, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल को लाते हुए कहा, आज से हर सुबह मेरे लिए काफी खूबसूरत होगी, लेकिन किसी के लिए हद से ज्यादा बदसूरत। ये कहते हुए वह बेड से खड़ी हुई और फिर फ्रेश होकर नहाकर वह सीढ़ी से उतर कर नीचे आई तो वहां पर वही मेड थी जिसे आदित्य ने उसका ख्याल रखने के लिए बोला था। उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी, जिस पर वह जाकर ब्रेकफास्ट को करने लगे। ब्रेकफास्ट को करने के बाद वह वापस से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं उस मेड की नजरें भी नैन्सी पर ही थी। जब उसने नैन्सी को रूम में जाते हुए देखा तो वह अपने काम में लग गई। वहीं रूम में पहुंचने के बाद वह सोचने लगी कि वह अब क्या करे, जिस पर उसने सोचते हुए कहा, सबसे पहले इस बंसल फैमिली को देखती हूँ, आज से इनकी बर्बादी के दिन शुरू हुए। कहते हुए वह कवर्ड के पास गए और उसमें से कुछ कपड़े बाहर निकाले और चेंज करके जब रूम में वापस आई तो उसने खुद को लगी हुई खुद को देखा। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे, साथ ही सिर पर एक कैप को लगा लिया। वह इस वक्त देखने में काफी सिंपल, लेकिन उसमें भी वह